हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का थ्योरी पार्ट। ठीक है। और इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इंडेक्स देखें तो जो पहला चैप्टर यहाँ पे हम स्टडी करेंगे तो बेसिकली पीडब्ल्यू का जो मटेरियल है उसको फॉलो करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, तो जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उसको हम फिर दूसरे टॉपिक से उसको कवर करेंगे, दूसरे बुक से या दूसरे किसी कंटेंट से, कोचिंग के कंटेंट से। ठीक है। तो जो पहला देखेंगे, जो पहला चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर। फिर होगा डिटर्मिनेशन एंड इनडिटर्मिनेशन। एंड थर्ड चैप्टर इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। फोर्थ विल बी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। फिफ्थ विल बी प्लास्टिक एनालिसिस। सिक्स विल बी आर्चेस एंड केबल्स। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर, बहुत ही बेसिक चैप्टर होगा। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रक्चर होता क्या है। तो एन इलास्टिक बॉडी is termed as structure when it provides resistance against deformation due to the load acting over it। तो किसी भी इलास्टिक बॉडी को हम स्ट्रक्चर कहेंगे जब वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होगा उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने करेगा। तो उस इलास्टिक बॉडी को स्ट्रक्चर कहेंगे जब भी हम उस पर लोड एक्ट करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कोई इलास्टिक बॉडी है, उसमें हमने लोड लगाया, तो लोड लगाएंगे तो क्या होगा, उस बॉडी में जो नेचुरल फिनोमेना होगा, एक डिफॉर्मेशन डेवलप होगा। उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए जब उसके अंदर एक रेसिस्टेंस डेवलप होगा, अगर होता है, तो उसे कह देंगे स्ट्रक्चर। तो सिंपल समझिएगा, स्ट्रक्चर क्या है, जब भी हम लोड लगाएंगे तो उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको कह देंगे स्ट्रक्चर। इन ए मैकेनिज्म नो रेसिस्टेंस इज सेटअप अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। लेकिन जो एक मैकेनिज्म होता है उसमें कोई रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होता है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशन लिया गया स्ट्रक्चर के केस में। पहली बात, जो पहला एजम्पशन है वो है क्या, इलास्टिक बॉडी। मतलब उसको क्या माना गया है, इलास्टिक बॉडी माना गया है, होमोजेनियस माना गया है, आइसोट्रोपिक माना गया है, कंटिन्यूस सॉलिड स्ट्रक्चर माना गया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। ये 5 एजम्पशन लिया गया है स्ट्रक्चर को आगे स्टडी करने के लिए। ठीक है। अगर बात करें सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है, वो तो हमने तो मान लिया है कि भाई ये वैलिड होगा, लेकिन एक्चुअल में वैलिडिटी कब इसको करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट काफी स्मॉल होगा। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए और इलास्टिक मटेरियल होगा और लीनियर रिस्पांस होना चाहिए स्ट्रक्चर का। उस केस में हम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको वैलिड मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन इज ए स्ट्रेट लाइन, तभी जाकर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड हो पाएगा। ठीक है। और डिफॉर्मेशन और लोड का जो ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। ठीक है। और स्ट्रक्चर आर अनयील्डिंग। ठीक है। नॉट वैलिड फॉर सिलेंडर कॉलम्स। जो सिलेंडर कॉलम्स होते हैं उसके लिए उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन वैलिड नहीं होता है। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की, तो स्केलेटल क्या होगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर, रूफ ट्रस, बिल्डिंग फ्रेम्स। ठीक है। सरफेस हो गया आपका स्लैब्स एंड सेल्स, ये सब क्या है आपका सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। अगर बात करें सॉलिड स्ट्रक्चर की, तो मैसिव जो फाउंडेशन देखने को मिलता है, ये सब क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्लासिफाई कर लिया है स्ट्रक्चर्स को। क्या होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर? पहला हो गया पिन जॉइंटेड। पिन जॉइंटेड अगर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई मेंबर है, दोनों इन पे पिन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सियल फोर्स डेवलप होगा। ठीक है। एक्सटर्नल लोड एट द राइट जॉइंट, किसी भी जॉइंट पे क्या होगा, एक्सियल फोर्स देखने को मिलेगा, चाहे टेंसाइल फोर्स हो या कंप्रेसिव फोर्स हो। मेंबर्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेट होना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, एक तो जो एक्सटर्नल लोड लगेगा, 3 कंडीशन है, मतलब जो एक्सटर्नल लोड है वो जॉइंट पे ही लगेगा, मेंबर पे नहीं लगना चाहिए। मेंबर्स क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। और तो क्या डेवलप करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स डेवलप करेगा। ठीक है। दूसरे तरह का स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रिजिड जॉइंटेड। रिजिड जॉइंटेड में क्या होता है कि एंगल बिटवीन द मेंबर्स मीटिंग एट एनी जॉइंट रिमेन अनचेंज्ड। मान लीजिए ये आपका मेंबर है, ठीक है, तो ये रिजिड जॉइंटेड है, मतलब यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पे जिस जो एंगल है ना 2 मेंबर के बीच में, वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लोड लगाने के बाद भी कांस्टेंट रहेगा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है।
तो एक तो ये कंडीशन हो गया रिजिड जॉइंटेड का। दूसरा क्या होगा कि रेसिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय डेवलपिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस को रेसिस्ट करेगा बाय डेवलपिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो जब भी इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो वो कैसे रेसिस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट कैसे ये खुद को प्रोटेक्ट करके रखेगा, बाय डेवलपिंग बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा और खुद को रेसिस्ट करेगा, खुद को बचाएगा। या शियर फोर्स डेवलप कर सकता है, एक्सियल फोर्स भी डेवलप कर सकता है और ट्विस्टिंग मोमेंट भी डेवलप कर सकता है। क्लियर? प्लेन फ्रेम और स्पेस फ्रेम में क्या डिफरेंस है? प्लेन फ्रेम में क्या होता है कि ऑल मेंबर एंड फोर्सेस आर इन वन प्लेन। तो जितने भी मेंबर और फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, वन प्लेन में होंगे। ठीक है। स्पेस फ्रेम में क्या होता है कि ऑल मेंबर्स डोंट लाई ऑन वन प्लेन। जो ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स होंगे क्या होंगे, एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। ठीक है। एक्सियल प्लेन फ्रेम में क्या होगा, एक्सियल फोर्स यहाँ भी होगा, स्पेस फ्रेम में एक्सियल फोर्स डेवलप होगा, यहाँ पे शियर फोर्स होगा, यहाँ बाई एक्सियल शियर होगा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ बाई एक्सियल मोमेंट होगा और ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा। ठीक है। अगर हम बात करें पॉइजन रेशियो की, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। अगर बात करें कंक्रीट का पॉइजन रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 0.15। स्टील का कितना होता है 0.33। ठीक है। कॉर्ड का होगा आपका 0, याद रखिएगा कॉर्ड का होगा 0 पॉइजन रेशियो। आइसोटोपिक मटेरियल का होगा 0.25। कितना 0.25। म्यू मैक्स के लिए 0.5 फॉर आइडियल इलास्टिक इनकम्प्रेसिबल मीटर। तो म्यू मैक्स क्या होगा 0.5 होगा, जो कि आइडियल इलास्टिक इनकम्प्रेसिबल मीटर माना जाता है। ठीक है। अगर बात करें बर्नौली एजम्पशंस की, तो प्लेन सेक्शन विच आर नॉर्मल टू द नॉर्मल इन न्यूट्रल एक्सिस, वह प्लेन सेक्शन विच आर नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस के नॉर्मल होगा बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले, रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। तो बेंडिंग के बाद में क्या हुआ, प्लेन ही सेक्शन ही रहेगा, उसमें मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ये एजम्पशन लिया गया है, इसको बोलते हैं बर्नौली एजम्पशन। इट मीन्स दैट इसका क्या मतलब हुआ, कोई इसका चेंज नहीं आ रहा है उसके सेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन वैरीज लीनियरली ओवर द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, लीनियर वेरिएशन देखने को मिलेगा स्ट्रेन का। क्लियर? वैलिडिटी ऑफ बर्नौलीज। अब बर्नौली जो एजम्पशन है ये किस केस में वैलिड होगा, तो वैलिड होगा फॉर इलास्टिक लिमिट एंड अल्टीमेट थ्योरीज। तो तीनों थ्योरी के लिए वैलिड होगा, इलास्टिक थ्योरीज के लिए, लिमिट थ्योरी के लिए और अल्टीमेट थ्योरीज के लिए। ठीक है। वैलिड फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। वैलिड फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक जो क्या होता है, जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो उसे कह देंगे प्रिज्मेटिक। और अगर वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया तो उसे कह देंगे नॉन प्रिज्मेटिक। तो दोनों के लिए वैलिड है बर्नौली जंक्शन। वैलिड फॉर सैलो बीम्स, अगर बीम सैलो है, डेप्थ कम है, उस केस में भी आपको ये वैलिड होगा बर्नौली जंक्शन। अब देखते हैं कुछ रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। जब डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा होता इसका मतलब बॉडी क्या है, एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उसे कह देंगे रिएक्शन। तो सिंपली रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इज द रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अगर फ्री इंड है तो फ्री इंड है मतलब यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए तो हो जाएगा, कोई रेसिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा बॉडी, तो कोई रिएक्शन वहां पे नहीं होगा, तो जीरो रिएक्शन हो जाएगा। अगर रोलर इंड है, यहाँ पे देख सकते हैं रोलर इंड है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को ये अपोज कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, बाकी एक्स में और जो ट्विस्टिंग मतलब जो बेंडिंग हो रहा है, थीटा आना है, स्लोप आना है, वो दोनों डेवलप हो जाएगा, तो वहां पे कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो एक ही डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, एक ही डायरेक्शन के डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा, तो उसके कह देंगे इसलिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा एफ वाई आ जाएगा। ठीक है। अगर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो दो डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा ये जॉइंट, इसका मतलब दो रिएक्शन डेवलप होगा, एक एक्स में, एक एक्स में, एक एफ एक्स, एक एफ वाई। ठीक है, तो दो हो गया। एक अगर फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करेगा, एक्स वाई और स्लोप भी, तो यहाँ पे तीन डेवलप हो जाएगा। अगर सीयर हिंज्ड है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल हो, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में वाई में अलाउ है और एक्स में अलाउ नहीं है और मोमेंट भी अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे दो डेवलप होगा, यहाँ भी दो डेवलप होगा। ठीक है। अगर डैम्पर आपको दिया हुआ है, तो डैम्पर में क्या है कि हॉरिजॉन्टली रिलीज कर दिया है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली रिलीज कर दिया है,
तो बाकी 2 डेवलप हो जाएगा वाई में और मोमेंट में। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर, पहला चैप्टर। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे आगे चैप्टर्स, जो कि सेकंड हमारा है डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।